अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद हल्के तमिलनाडु मौलाना हनीफा साहिब, डॉक्टर रजीउल इस्लाम नदवी साहब, सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद, और बैस पर बैठे हुए इस बड़े शहर कोयम्बतूर के हमारे नाज़िम शहर जनाब उमर फारूक साहब, और GIO, SIO, ख़वातीन, मर्द हज़रात, तमाम की खिदमत में मेरी जानिब से सलाम पेश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आज का जो ताकतवर अज़ीमुश्शान, ये भारी जो खिताब आम है, ये खिताब आम इस बात की गवाही दे रहा है कि हालात कितने ही मायूस कुन न हो, उसकी सुबह और उसकी नया रुख तुलू होगा, अंधेरा खत्म होगा और कामयाबी का, रोशनी का सूरज तुलू होगा। हम इस मौके पर हमारे मुल्क भारत और भारत में मुसलमान उम्मत मुस्लिमा, इस पर कुछ देर बात करेंगे। हमारे मुल्क भारत में आज जो खूबियां हैं उसको भी हम समझते हैं। आज हमारा देश ह्यूमन रिसोर्स के हिसाब से, देश की जनता की ताकत के हिसाब से, यहां बैठी हुई देश भर की ख़वातीन, नौजवान और हमारे बच्चे, उन सब को देखते हुए हम ये कहते हैं कि हमारा देश ह्यूमन रिसोर्स के हिसाब से एक ताकतवर, एक बेहतरीन मुस्तक़बिल का मुल्क है। हमारे देश में जो माशी तरक्की हुई, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं, जो मादी तरक्की हो रही, उससे भी ये साबित होता है कि हमारा देश, हमारा मुल्क वो तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट, जो देश की खूबी है कि हमारे देश में दुनिया भर में परमिसिवनेस, नंगापन, बेहयाई, बदअखलाकी, इस सब के बावजूद आज की हमारे देश में मजहब से मोहब्बत, रूहानियत, अखलाकी इक़दार और समाजी अखलाकिया, ये बड़ी हद तक आज देश में पाई जाती हैं। इसका मतलब ये है कि यह हमारा देश दुनिया को अच्छा रास्ता दिखाने की ताकत रखता है। लेकिन इसके लिए दोनों शर्त हैं। पहली शर्त यह कि देश में ये जो ह्यूमन रिसोर्स है, ये जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस और ये जो मॉरल, अखलाकी खतरों की ऊपर अमल करने की ताकत है, इसका सही इस्तेमाल हो। दूसरा, देश की दौलत का, यहां देश के इंसानों में
इंसाफ के साथ तकसीम हो। देश की दौलत देश के चंद लोगों के हाथ में ना, देश की जनता में देश की दौलत का मुंसिफाना आदिलाना तकसीम का इंतजाम। अगर हम ये काम न करें तो हमारे देश में इन सब खूबियों के बावजूद हम नुकसान उठाने वालों में से होंगे। इन पूरी खूबियों के बावजूद आज हमारा मुल्क, हमारे भारत का समाज जिन चैलेंजेस में घिरा हुआ है, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज वो कम्युनल एग्रेशन है, जारहाना फिरका परस्ती है, रेसिज्म है, अल्ट्रा नेशनलिज्म, कम्युनलिज्म, फिरका परस्ती है। ये एक बड़ा चैलेंज है जिसने हमारे समाज के अंदर जहर घोल दिया और मुल्क इतनी खूबियों के बावजूद इस जहरनाकी की वजह से, इस फिरका परस्ती की वजह से पूरी दुनिया के अंदर एक बदनामी और एक बुरे हैसियत से एक गलत तस्वीर हमारे मुल्क की बनती जा रही है। जो दूसरा बड़ा चैलेंज है ये कम्युनलिज्म, हेट क्राइम्स, इसने मुल्क के अंदर लॉलेसनेस पैदा कर दिया है। कोई कानून की बात मानने को तैयार नहीं है। ये जावजा लिंचिंग के वाकयात, ये जावजा हेट स्पीचेस, ये जावजा मस्जिदों के ऊपर हमले, चर्चेस के ऊपर हमले, मणिपुर के वाकयात और मजहबी त्योहार के मौके पर रूहानियत के बजाय जुल्म और तशद्दुद के वाकयात, ये बात साबित करते हैं कि हमारे मुल्क में लॉलेसनेस आम हो गया। इस लॉलेसनेस के होते हुए क्या देश, मुल्क कामयाब हो सकता है? ये सवाल है। तीसरा मसला, हमारे मुल्क में अब सही बात, सच्ची बात, इंसाफ की बात कहना मुश्किल हो गया। आप देखें कि जो आदमी सच्ची बात कहता है, इंसाफ की बात कहता है, उससे जेलों को भर दिया जाता है। आज भी सिद्दीक कप्पन रिहा हो गया, लेकिन सिद्दीक कप्पन हाथरस में एक दलित लड़की के ऊपर उसके रेप और हत्या के मामले में रिसर्च इन्वेस्टिगेशन के लिए गया था, लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, वहां की योगी सरकार ने उसको जेल के अंदर बंद कर दिया। तो यहां हक की बात, इंसाफ की बात कहना मुश्किल हो गया। ये क्या देश की तरक्की है? हम कैसा देश बनाना चाह रहे हैं? हम कैसा समाज बनाना चाह रहे हैं? जो लोग हक की बात करने वाले थे, उमर खालिद आज जेल के अंदर बंद है। जो हक की बात करने वाले, इंसाफ की बात करने वाले फादर स्टेट, वो झारखंड की जेलों के अंदर जेल में रहते हुए उनका इंतकाल हो गया। मैं ये बात बताना चाह रहा हूं कि हक की बात बोलना, सच्ची बात बोलना आज देश में जुर्म करार पा रहा है। और जो लोग करप्ट, क्रिमिनल, गुंडे, नफरत फैलाते, समाज को तोड़ते, आज वो इख्तिदार की कुर्सियों पर विराजमान है। ये भी देश की एक तस्वीर है। इस तस्वीर को बेहतर बनाना है। इस देश में और पूरी दुनिया में एक बड़ा संगीन मसला इस्लामोफोबिया का है। लोगों के अंदर डर पैदा कर दिया गया। इस्लाम की सिंबल्स से, इस्लाम की तालीमात से, मुसलमानों की शनाख्त से
पर्दे से, अजान से, मस्जिद से, कुरान से, इस्लामी शनाख्त से। हालांकि ये कोई खौफ की बात नहीं थी। इस्लाम सारे समाज के लिए, सारे इंसानों के लिए एक रहमत का सबब है, रूहानियत का सबब है। लेकिन दुनिया भर में मगरबी ताकतों ने अपने अगराज और मकासद के लिए जो इस्लामोफोबिया की लहर चलाई, हमारे मुल्क में भी यहां उस इस्लामी फोबिया की लहर को इख्तियार किया जा रहा है। तो दोस्तों, इन खूबियों के साथ, इन चैलेंजेस के साथ आज हमारा हिंदुस्तान है। हमारे देश में अब जो सेंटर में 2014 से जो सरकार चल रही है, वो देश के लोगों को गुमराह कर रही है। जो नॉन इश्यूज है उसको इशू के तौर पर पेश कर रही है और देश की जनता के जो असल मसाइल उनको छुपा रही है। ये देश के अंदर खौफ का, डर का, नफरत का, भेदभाव का, तफरीके का, इंतशार का, लड़ाई का, तकसीम का ये मामला आज की गवर्नमेंट कर रही है। तो देश की सबसे बड़ी मुसीबत ये 2014 से हमारी देश की सबसे बड़ी मुसीबत हमारे देश के हुक्मरान बन गए। हमारे देश के हुक्मरान अपनी आवाम को दुश्मन समझ रहे हैं। अब आप देखिए, कहीं प्रोटेस्ट करने की कोशिश कीजिए, कहीं रैली निकालने की कोशिश कीजिए, कहीं पर हुकूमत की पॉलिसी पे आप ऑब्जेक्शन करने की कोशिश कीजिए, ये देश के हुक्मरान आपको पुलिस के अंदर बंद कर दें। तो ये जो देश के हुक्मरान ये देश की जनता के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो हमारी बड़ी जिम्मेदारी कि देश के अंदर देश की जनता ऐसे हुक्मरानों से नजात हासिल करने की कोशिश करे। हमारे देश के अंदर असल प्रॉब्लम क्या है? मेरे नजदीक एक प्रॉब्लम करप्शन एंड स्कैम्स है, रुश्वत है। दौलत के पुजारी बनकर दौलत का इस्तेहसाल, दौलतमंद लोग इस मुल्क का इस्तेहसाल कर रहे हैं। ये करप्शन की वजह से, ये स्कैम्स की वजह से देश का डेवलपमेंट और यहां की गरीबों की तरक्की रुकी हुई है। इसको छुपाया जा रहा है। मसला हिंदू मुस्लिम का बनाकर पेश किया जा रहा है। देश के अंदर जो मसला क्राइम्स का है, क्रिमिनल्स का है, प्रोफेशनल क्रिमिनल्स आज पॉलिटिशियन बनकर हैं। आज जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर 40% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे हैं जिनके ऊपर अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं कि ये कातिल है, ये जानी है, ये राशि है, ये कानून के खिलाफ काम करने वाले, ये मुजरिम है। आप बताइए, इतना खूबसूरत देश और सारी दुनिया के अंदर एक मिसाल बनने वाला देश, वहां की देश के अंदर बैठने वाले पार्लियामेंटेरियंस जो देश की जनता के लिए कानून बनाने वाले हैं, वो क्रिमिनल्स हैं। तो क्या यह वक्त नहीं है कि देश की जनता इन क्रिमिनल से नजात हासिल करे और देश के अंदर जो शरीफ लोग हैं, जो बाखलाक लोग हैं, जो इंसाफ पसंद लोग हैं, जो खिदमत करने वाले लोग हैं, जो भलाई चाहते हैं, उनको पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए और इन मुजरिमीन को जेल के अंदर होना चाहिए। बड़ा अफसोसनाक पहलू यह है कि जिनको जेल के अंदर होना है वो कुर्सी पर है, और जो कुर्सी पर है उनको जेल के अंदर होना चाहिए, जो आज नहीं हो रहा है। इसकी तरफ हमें आगे बढ़ना होगा। एक्सप्लॉयटेशन है, इनजस्टिस है,
नाइंसाफी है, मोरल क्राइसिस है। देश का असल मसला मोरल क्राइसिस है। अखलाक को, किरदार को परवान चढ़ाना है। देश का एक अहम मसला इकोनॉमी का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है। ये आदानी, ये अंबानी, ये अडानी, देश की दौलत चंद लोगों के हाथ में है। 85% रिसोर्सेस जो देश की जनता की रिसोर्सेस है, यहां की आवाम का हक है, यहां के कमजोरों और गरीबों और शहरियों का हक है। 85% रिसोर्सेस ये 10-15% लोगों के हाथ में है। क्या ये जमहूरियत है? ये कैसी जमहूरियत है? ये कैसा हमारा इकोनॉमिकल सिस्टम है? अमीर अमीर हो रहा है, दौलत है, देश में दौलत है, लेकिन अमीरों में अमीर अमीर बन रहा है और गरीब गरीब बन रहा है। अमीरों की दौलत को सहारा और अमीरों को ये अमीर बनाने वाले, किसानों के कर्जे माफ नहीं होते, वो खुदकुशी करते हैं, लेकिन अडानी, अंबानी, इन बड़े बड़े पूंजीपतियों के कर्जे माफ होते रहते हैं। इस सब की सरपरस्ती हमारे मुल्क के हुक्मरान करते हैं। और सबसे बड़ा मसला वो हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है उसका इस्तेहसाल है। पार्लियामेंट का इस्तेहसाल हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का इस्तेहसाल हो रहा है, हाई कोर्ट्स का इस्तेहसाल हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का इस्तेहसाल हो रहा है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का इस्तेहसाल हो रहा है, सीआईडी आईबी का इस्तेहसाल हो रहा है। ये पार्लियामेंट, ये सुप्रीम कोर्ट, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो अवाम की खिदमत के लिए हमारे मौजूदा हुक्मरानों ने अपनी जाती खिदमत के लिए और अपने अपोजिशन पार्टियों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ऐसा हाल देख रहे हैं। क्या इन हालात में मुल्क सही सिमत में तरक्की कर सकता है? ये अवाम की ताकत ही असल ताकत होती है। हमको ऐसे हुक्मरानों का और ऐसे सियासतदानों का इंतखाब करना चाहिए जो देश को सही सिमत में ले जा सकते हैं। इसमें एक मसला मीडिया का है। मीडिया वो गरीबों की आवाज, कमजोरों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उनकी आवाज बने। लेकिन दौलतमंदों ने, हुक्मरानों ने मीडिया को पैसे की ताकत से खरीद लिया। आज अखबार में, मीडिया में अमीरों की बात आती है, हुक्मरानों की बात आती है, कमजोरों और गरीबों की बात करने वाला कोई नहीं है। तो क्या यह सूरत हाल बाकी रहना चाहिए या इसमें तब्दीली की जरूरत है? मैं और एक अहम मसला जो मुल्क का असल मसला है वो हमारे एजुकेशनल सिस्टम का है, एजुकेशन का है। ये तो चंद जमात इस्लामी और ऐसे इदारे जो आपकी अच्छी तरबियत कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन में नफरत, तारीख को तोड़ के मरोड़ के पेश करना, सफ्रानाइजेशन ऑफ एजुकेशन आज पूरे मुल्क में आम है। तो इस एजुकेशन के जरिए से जमीर को मुर्दा, इंसान को झूठा, इंसान को नफरत करने वाला, इंसान को दुश्मन, दूसरे इंसान को दुश्मनी सिखाने वाला, क्या ऐसा एजुकेशन सिस्टम इस मुल्क की तरक्की, इस समाज की तरक्की का जरिया बन सकता है? ये बहुत सीरियस सवालात हैं। हमारे मुल्क में इन सीरियस सवालात पर बहस की जरूरत है। यहां जो बैठे हुए लोग हैं ये उम्मत मुस्लिमा के लोग हैं, ज्यादा मिल्लत इस्लामिया की बेटे और बेटियां। इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ी
खैर की कुव्वत, सबसे बड़ी इंसाफ की ताकत, सबसे बड़ी सच्चाई की ताकत, सबसे बड़ी रूहानी ताकत, सबसे ज्यादा इस मुल्क को रास्ता बताने की ताकत वो हिंदुस्तान का मुसलमान है। हम अपनी तादाद पर गौर न करें, हम अपने पास मौजूद नजरिए पर गौर करें कि करप्शन, क्राइम्स, इनजस्टिस, मोरल क्राइसिस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन का प्रोटेक्शन, मीडिया, एजुकेशन सिस्टम, इसको गाइड करने की ताकत वो इस्लाम में है। वो इस्लाम की एक नजरियाती ताकत है, तौहीद है, मसावात है, आदमियत है, अकल का एहतराम है, अदल इंसाफ की तालीम है, खिदमत कल्ब का जज्बा है, गरीबों पे, कमजोरों पे, मरीजों पे दौलत लुटाने का शौक है। कोविड-19 में देश में बड़े बड़े अमीर थे, देश में बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं। सारा समाज कहता है कि देश के अंदर मुसलमान गरीब है, लेकिन देश के अंदर कोविड-19 में सबसे ज्यादा इंसानों की खिदमत करने वाला कोई गिरोह है, जो सबसे ज्यादा अपना रुपया, पैसा, अपने जिस्म की ताकत खर्च करने वाला कोई गिरोह है, तो वो मुसलमान है। तो मुसलमानों ने बताया कि वो अखलाक की, किरदार की, खिदमत की, इस्लाह की ताकत का सरचश्मा है। तो मुल्क के जो हालात हैं, इसमें उम्मत को क्या काम करना चाहिए, उम्मत मुस्लिमा और यहां बैठे हुए भाई बहनों को मौजूदा हालात में क्या करना चाहिए, इस पर चंद बातें रखूंगा। उम्मत का जैसी लफ्ज कह रहा हूं क्योंकि ये उम्मत एक आलमी उम्मत है। हमें फलस्तीन की याद आती है। मौजूदा हालात में इस्राइल और फलस्तीन के दरमियान जो सूरत हाल है, उस पर भी चंद बातें हम सुन रहे हैं। आज फलस्तीन के अंदर गाजा में दूसरी जंग अजीम में जापान और हिरोशिमा पे जो बम बरसाया गया, उससे दुगना ताकत के बम उस फलस्तीन पर बरसाए गए। तकरीबन 15,000 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए, जिनमें 75% बच्चे और बूढ़े लोग हैं, और तकरीबन 3-4 हजार लोग वो हैं जो बिल्डिंगों के नीचे दब के रह गए। जो लोग मुल्क भर में ये वेस्टर्न लोग तालीम कहते हैं, वहां स्कूलों के ऊपर बम बरसा है। जो लोग बच्चों के हुकूक की बात करते हैं, छोटे बच्चे, मासूम बच्चे इनक्यूबेटर के अंदर, उन्हें गिज़ा फराहम करने का मौका नहीं दिया गया। हजारों बच्चे इन जालिमों ने शहीद कर दिए। बड़े, ये सब क्या है? ये दुनिया के अंदर जो जुल्म का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, उसका शाखसाना है। जो लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, आज वहां इंसानी हुकूक को पामाल कर रहे हैं। जो औरतों के हुकूक की बात करते हैं, वहां औरतों की इज्जतें, औरतों की जान, औरतों की जिंदगी, औरतों के कातिल हैं। जो हेल्थ की बात करते हैं, जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, दुनिया भर में दवाखानों की इज्जत की जाती है, स्कूल की इज्जत की जाती है, उन दवाखानों के ऊपर बमबारी करते हैं। पेशेंट्स
को बल्कि नाशों को चुरा कर ले जा रहे। मस्जिदों के ऊपर बमबारी, चर्च के ऊपर बमबारी। इस सब के बावजूद, ये सब तकलीफ है, लेकिन इस सब के बावजूद हम जब फलस्तीनियों के चेहरे को देखते हैं, उनके चेहरे पर कोई मायूसी नहीं है, कोई नाउम्मीदी नहीं है, परेशानी नहीं है। परेशानी इस्राएलियों के चेहरे पर है, मायूसी इस्राएलियों के चेहरे पर है, दुख इस्राएलियों के चेहरे पर है। इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में मौजूदा अक़वाम में फलस्तीनी सबसे ज्यादा जिंदा कौम है, जो सिर्फ इस्राएल से नहीं बल्कि वक्त के सुपर पावर से निहत्ती अवाम लड़ रही है। हम फलस्तीनियों के साथ हैं। हम हमारे भारत की हुकूमत से कहते कि वो फलस्तीनियों की मदद करे। मौजूदा हुकूमत के रवैये से हम मुतमईन नहीं है, कभी आगे कभी पीछे, कभी इस्राएल के हक में, कभी फलस्तीनियों के हक में। हमारे मुल्क के वजीर आजम को चाहिए था कि यहाँ के अपोजिशन लीडर्स को, यहाँ के दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को, समाज के तमाम कम्युनिटीज के लोगों को लेकर एक लॉन्ग मार्च करते और फलस्तीनियों की अलग रियासत के क़याम के मुतालबे के लिए सारी दुनिया के ऊपर अपनी ताकत का, अपने मुल्क की ताकत का असर इस्तेमाल करते। आज भी हमारा मुतालबा है और हम ये समझते हैं कि इस पूरे फलस्तीन के मसले का हल यह है कि फलस्तीन के अंदर फलस्तीनियों की ममलिकत कायम होना चाहिए। और हमें यकीन है कि इन मजालिम से वो फलस्तीनियों को खत्म नहीं कर सकते। इन फलस्तीनियों से वो हजारों बच्चे जन्म लेंगे जो कल वहां अपनी रियासत को कायम करने में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। हम उम्मत मुस्लिमा की बात कर रहे थे। हमको इस मुल्क में, भारत में, हम मुसलमानों को क्या करना चाहिए? तो हमें उन आयात को पढ़ना चाहिए जिसमें कहा गया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो नेकियों को कायम करने, बुराइयों को खत्म करने के लिए बर्पा की। वो काम के लिए हमें उठ खड़े होना चाहिए। कुरान पाक में कहा गया, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन नास व यकूनु रसूलु अलैकुम शहीदा। तुम शहादत का फर्ज अंजाम देने वाली उम्मत हो, सच्चाई की, हक की, इस्लाम की, इंसाफ की, हक बात की हम गवाही देने वाले हैं। कहीं पर कहा गया, खव्वामीना बिल क़िस्त, इंसाफ को कायम करने वाले हैं। ये उम्मत वस्त है, ये उम्मत अदल क़िस्त है, ये शुहदा अलन नास है, ये खैर उम्मत है। ये फरीजा हमें पुकार रहा है। भारत के हालात कुछ हो, मुसलमानों के हालात कुछ हो, मुझे मालूम है हम परेशान हैं। लिंचिंग के वाक़या सुनकर, अजान पर पाबंदी की बातें सुनकर, हिजाब का मसला उठाए जाने पर, मजहब की तब्दीली के क़वानीन पर, कभी बाबरी मस्जिद के फैसले पर, कभी ट्रिपल तलाक के मसले पर, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातों पर, कहीं जेलों में बंद कर दिए जाने पर हमारी परेशानी है। लेकिन इसका इलाज क्या है? इसका इलाज यह है कि हमें उठ खड़े होना है, इंसाफ की अलमबरदार बनकर, सच्चाई के अलमबरदार बनकर। हमें यहां के गैर मुस्लिमों के साथ अजनबियत की दीवारों को खत्म करना चाहिए। यहां बसने वाले लाखों गैर मुस्लिम ऐसे हैं जो फिरका परस्त नहीं है, जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट या रेसिस्ट, फैसिस्ट, एंटी नेशनल जो लोग हैं उनके दोस्त नहीं हैं। उनके दिल, उनके दिमाग, उनके ज़मीर की अदालत पर हमें दस्तक देना चाहिए। हमको अपने कौल से बाहर निकल
भारत के तमाम शहरियों की दुनिया की भलाई और उनकी आखिरत की भलाई के लिए काम करना चाहिए। इसमें हमारी सुरखरुई है, हमारे मसाइल का हल है, उम्मत के मसाइल का हल है, भारत के मसाइल का हल है। हमें एक्टिव होना चाहिए, मुतहरिक और फाल। हम खामोश नहीं रह सकते। यह वक्त बहुत सख्त है, तमाशाई मत बनिए। हर आदमी को अपने वक्त का, अपने ताकत का, अपनी तवानाई का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। आप मुतहरिक और फाल हो जाइए, खूब काम कीजिए, उम्मत की तामीर के लिए कीजिए, भारत की तामीर के लिए कीजिए। उम्मत की तामीर क्या है? इल्म के मैदान में, मईशत के मैदान में, उनकी हिफाजत के मैदान में, उनके अंदर सेहत, इन सब मैदानों में हम उम्मत के इदारे कायम करें, काम करें। गफलत, लापरवाही, सुस्ती, कायली ये हमारी दुश्मन है। हम अपने दुश्मन को पहचानें। कुंतुम खैर उम्मत बनकर हमें मुतहरिक और फाल रोज़ा करना है। इस मुल्क में हम एक पब्लिक ओपिनियन बनाएं, यह काम है हमारा। पब्लिक ओपिनियन बनाएं कि भारत को इंसाफ का मुल्क बनना है, भारत को मोहब्बत का मुल्क बनना है, भारत को औरत के एहतराम का मुल्क बनना है, भारत को गरीबों के एहतराम का मुल्क बनना है, भारत को अखलाक का मुल्क बनना है, भारत को करप्शन फ्री मुल्क बनना है, भारत को गुर्बत फ्री, पॉवर्टी फ्री मुल्क बनना है, भारत को जराइम, क्राइम फ्री मुल्क बनना है। यह पब्लिक ओपिनियन बनाना है। और वो मुल्क बनाने में हम अपना तन, मन, धन लगाने के लिए तैयार हैं। हमारी बेटियां, हमारे बेटे, हमारी उम्मत के तमाम फर्जंद इस भारत को अमन का, मोहब्बत का, अखलाक का, किरदार का, अदल का, इंसाफ का मुल्क बनाने के लिए वक्त है। सख्त मेहनत करनी होगी अगर इस राह में हम आगे बढ़े। ये जो दुश्मन ताकतें हैं जो खौफ और घबराहट फैलाना चाहती हैं, इनसे खौफ और घबराहट में मुब्तला ना हो। हौसला, हिम्मत, एतमाद, इस्तिकामत, कुर्बानी और इन राहों पे आगे बढ़ना एक नई सुबह तुलू करेगा। वो इंसाफ की सुबह होगी, मोहब्बत की सुबह होगी, भारत के अवाम की जीत की सुबह होगी। उस सुबह को लाने में हमें सबको मेहनत करनी चाहिए। उस मेहनत की दावत देते हुए मैं जगह देता हूँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।